दोस्तों 1977 में एक सिनेमा आया था जिसका नाम था घरौंदा। ये वो सिनेमा था जो उस वक्त के लोअर सेकेंड क्लास वर्ग के लिए अगर मुंबई में घर लेना है तो ये सपनों से कुछ कम नहीं था। और ऐसे सपनों के घर के लिए इस घरौंदा चित्रपट, जिसमें अमोल पालेकर, जरीना वहाब, डॉक्टर श्रीराम लागू और जलाल आगा ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। भीमसेन जिसके निर्माता दिग्दर्शक थे और इसकी स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो गुलजार साहब ने लिखी थी। दोस्तों आप कहेंगे कि ये घरौंदा की क्या बात कर रहे हैं, तो ये घरौंदा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त 1977 में मुंबई में घर लेना जैसे एक सपना था, वो आज भी कई गुना ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक किस्म का सपना ही सपना बना हुआ है जो वास्तविकता में आने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। उस चित्रपट में भी वही बात बताई थी जो आज हो रही है। उस वक्त भी उसी तरह बिल्डर के पास बुकिंग के पैसे दिया करते थे और वो बिल्डर पैसे लेके भाग जाता था। तो आज हम इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, संदेश मुकणे मैं आपके सामने आज नए सिरे से एक नया विषय लेकर हम आए हैं जो सर्वसामान्य लोगों के घर के लिए जो एक सपना होता है, जो एक अपना खुद का घर होना चाहिए, खुद का आशियाना होना चाहिए, इसकी जो आप जद्दोजहद करते हैं उसको कितनी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय को लेकर हम आते हैं। इस विषय का टाइटल है सेल्फ रीडेवलपमेंट प्लान। अब ये जो सेल्फ रीडेवलपमेंट प्लान है, महाराष्ट्र सरकार जिसका एक डिपार्टमेंट है म्हाडा, महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन, और ये जो सरकार की तरफ से दिया हुआ म्हाडा का प्रस्ताव है, ये खास करके उन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए है जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ की उम्र 15 से 20 साल अब हो चुकी है। अब उसके बाद उस बिल्डिंगों की मतलब कम से कम 15 से 20 साल, ज़्यादा तो आपकी 40, 50, 60 साल पुरानी भी बिल्डिंग होगी, तो आप एलिजिबल है, आप इसके लिए जा सकते हैं। और इसके लिए आप कहेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट मतलब हम लोग को अब तक रीडेवलपमेंट पता था, जो एक सोसाइटी किसी बिल्डर को नियुक्त करती थी और बिल्डर के हाथों पूरा छोड़ देती थी। अब जब बिल्डर के हाथों छोड़ देती थी तो उस वक्त ऐसी बात आती थी कि बिल्डर चलो ठीक है, बिल्डर को दे दिए, अब हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर बिल्डर की कुछ कंडीशंस आप डाला करते थे बिल्डर के सामने कि भैया जब तक बिल्डिंग बनेगी तो हमारे रहने की व्यवस्था की जाए। तो बिल्डर कहता था कोई बात नहीं, कर देंगे, हमें हर महीने का भाड़ा मिलेगा, ओके ठीक है, दे दिया जाएगा। हमें हमारी जगह से कितनी जगह ज़्यादा मिलेगी उसके ऊपर बार्गेनिंग हुआ करती थी। अब बिल्डर हर चीज़ को मान लेता था, लेकिन जैसे जैसे समय जाता था बिल्डर अपना काम शुरू कर लेता था तो पता चलता था कि हमने तो काफ़ी सारे मुद्दे समझे ही नहीं थे। मुद्दे कैसे थे, क्या टेक्निकलिटीज़ में उस बिल्डर ने सारी चीज़ें, यानी सारे जो उसकी परमिशंस होती हैं, सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, क्या वो कानूनन तौर पे पूरे किए हैं या प्रक्रिया को पूरा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं FSI वायलेशन किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पर उन्होंने उल्लंघन किया है कानून का, जिसकी वजह से बिल्डिंग को कहते हैं ना कि इरेगुलराइज कहा जाता है जिसे, यानी कि ये बिल्डिंग मान्यता प्राप्त नहीं है और इसमें लोगों के पैसे फंसा करते थे। अब ये जो बिल्डर है, ये बिल्डर जिसको आप जगह देते हैं बनाने के लिए, उसकी आर्थिक, कहते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। फाइनेंशियल स्टेटस वो बिल्डर तो हमें बताएगा नहीं कि आप अब उसका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा हो, तो कहेगा भाई बिल्डर हूँ, हमने तो बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, अब जब बहुत सारी बिल्डिंग है तो आपकी बिल्डिंग क्या बात है। लेकिन देखिए हकीकत कुछ और होती है। लेकिन ये सारी जब चीज़ें चलती हैं तो हर मोड़ पर हमें एक धोखा, हमें ऐसे लग रहा है कि कहीं हमसे धोखा हो सकता है, कहीं हमें ठगा जा सकता है, कहीं हमारे साथ में बेबनावगिरी हो सकती है। तो इस तरह के एक किस्म की, कहते हैं ना कि तांती तलवार हमारे सर पर लटकती रहती है। तो इन सारी चीज़ों से अगर आपको दूर हटना है तो सरकार ने बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया है, जिसको हम लोग दोबारा आपको बता दें, सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट और वो बिल्डर आप हटा देंगे तो हम सेल्फ रीडेवलपमेंट,
सेल्फ मीन्स हम खुद, रीडेवलप मतलब हमारी बिल्डिंग को पुनर्निर्माण करेंगे, दोबारा खड़ा करेंगे, दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो हम खुद बनेंगे, यानी सोसाइटी खुद बिल्डर बनेगी। अब सोसाइटी कहेगी हम कैसे बिल्डर बनेंगे, हमें तो कंस्ट्रक्शन का कुछ पता ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, ऐसे सिचुएशन में रेरा की जो गाइडलाइंस होती है उसके मुताबिक आपको सबसे पहले एक पीएमसी कंसल्टेंट अपॉइंट करना है। पीएमसी कंसल्टेंट अपॉइंट होने के बाद में वो पीएमसी कंसल्टेंट आपको पूरी तरह से जो बिल्डर को फैसिलिटीज रहती है, आपकी जानकारी के लिए बता दो, एक बिल्डर भी पीएमसी कंसल्टेंट अपॉइंट करता है। बिल्डर का ब्रांड रहता है, नाम रहता है, लेकिन पूरा काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म किया जाता है। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बिल्डर के लिए काम कर सकती है, तो क्या ये सोसाइटी के लिए काम नहीं करेगी? अब सोसाइटी के लिए जब काम करेगी तो सोसाइटी के लिए लाइजनिंग, गवर्नमेंट की परमिशंस, कंस्ट्रक्शंस के लिए जो लाइसेंस लगते हैं, लाइजनिंग डॉक्यूमेंट्स लगती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स लगती है, सरकारी जो भी अनुदान के लिए लगने वाली चीज़ें रहती है, दस्तावेज रहेंगे, सारे सपोर्टिव्स जो भी रहेगी, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म आपको पहले। फिर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए एक अच्छा आर्किटेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म ऐसी फर्म होती है जिनके पास आर्किटेक्ट भी होते हैं, जिनके पास सर्वेयर भी होते हैं, जिनके पास में सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गए, आपके इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, आपके वेंडर्स हो गए, सारे वेंडर्स सब कुछ, यानी कि कहते हैं ना कि एक बावर्ची जिसके पास में सारे मसाले और सारे व्यंजन और सारे बर्तन पूरी तरह से तैयार है, वो आपके लिए खाना बनाने। या फिर हम उसे अलग तरीके से ले सकते हैं कि आपका सपनों का जो सफ़र है, ये सपनों के सफ़र में ये आपके सारथी बन के काम करते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन पार्थ थे तो श्री कृष्ण सारथी थे, तो श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन करते थे लेकिन युद्ध नहीं लड़ते थे। तो युद्ध कौन लड़ रहे थे? तो खुद वो अर्जुन लड़ रहे थे। तो यहाँ पर सोसाइटी अर्जुन है और आपके पीएमसी कंसल्टेंट जो है वो कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये कृष्ण और अर्जुन का जो रिश्ता है, ये सबसे पहला एक ऐसा है सार्थ पार्थी का रिश्ता जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, विश्वास होता है, आपको कितनी जगह मिलनी है, आपकी जगह में से कितना मुनाफा आना है सोसाइटी को, ये कोई भी चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। जबकि बिल्डर को जब आप एग्रीमेंट करके पूरी बिल्डिंग हाथ में थमा देते तो बिल्डर आपको ये नहीं बताता कि उसे कितना नफ़ा होने वाला है, वो कितने फ्लैट बेचने वाला है, वो किस भाव में फ्लैट बेचने वाला है। वो सिर्फ इतना बताता है कि आपकी जगह से हम आपको 12 से 15% बढ़ा कर देंगे, यानी कि आपकी अगर जगह 550-600 स्क्वायर फीट की रहेगी तो आपको एक 100-125 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, तो वो होता है डिविडेंड बिल्डर की तरफ से। लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग कैसे बनेगी वो आपका सपना आप पूरा करेंगे, आप बनाएंगे। आर्किटेक्ट को प्लान देंगे, आर्किटेक्ट आपको 3-4 तरीके से प्लान बताएगा। जो प्लान आपको पसंद होगा, यानी कि सोसाइटी को पसंद होगा, सोसाइटी की कमिटी को पसंद होगा, वही प्लान फाइनल किया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये सारी चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में श्री कृष्ण उनको पूरी दिशा देते थे। जब जो भी कोई कहते हैं ना कि किरदार निभाना है या जिम्मेदारी पूरी करनी है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पूरा कर ले। अब दूसरा सवाल आता है कि अब अगर ये हमें महाभारत का युद्ध करना है तो इसके लिए हमें आर्थिक निधि की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये पैसे कहाँ से आए? तो मैं आपको दोबारा कह दूँ कि अगर आपको घर लेना है तो ये कोई सपना नहीं है, ये वास्तविकता है। और ये वास्तविकता को हम साक्षात्कार में आपके सामने ला के रखेंगे। इसके लिए आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। आपको मतलब आपकी सोसाइटी को, आपके सोसाइटी के किसी भी मेंबर को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा आर्थिक अनुदान राज्य सरकार की तरफ से मिलता है, इसी स्कीम के अंदर सेल्फ रीडेवलपमेंट स्कीम, जो कि म्हाडा की तरफ से महाराष्ट्र सरकार ने 2014 से शुरू की थी। अब इस स्कीम को जब हम आगे ले जाते हैं, आगे ले जाने के बाद में आपके सारे प्लान स्ट्रक्चर रेडी हो गए। अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है। जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है तो उसके लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को नियुक्त किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। तो ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं। वो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के टेंडरिंग लेकर, टेंडर फाइनल करके, जिनको
फाइनलाइज किया जाएगा, कमेटी के साथ बैठ के पीएमसी कंसल्टेंट ओके देंगे, सोसाइटी ओके देगी और पीएमसी कंसल्टेंट की वर्क ऑर्डर बना देंगे। वर्क ऑर्डर बनाने के बाद में सारे वेंडर्स काम पे लग जाएंगे, जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो गए, स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, सैनिटेशन वाले हो गए, पाइपिंग वाले हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशन वाले हो गए, फायर ऑडिट्स वाले हो गए, सारे चीज़ें जो जो रेरा के हिसाब से वेंडर्स लगने हैं, सारे के सारे वेंडर्स काम पे लग जाते हैं। बिल्डिंग पूरी तरह से खड़ी होनी शुरू होती है। अब जो आर्थिक निधि मिलती है सरकार की तरफ से, ये एक साथ आर्थिक निधि नहीं आती है। हर 3 महीने में, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे जा रहा है, आते 3 महीने में क्या ट्रैक होगा उसका प्लान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपने शेड्यूल से बनाकर बैंक में सबमिट करता है। अब ये बैंक कौन सी होती है? देखिए, ये सरकारी अनुदान है। सरकारी अनुदान जो होता है, जैसे मुंबई में है तो मुंबई जिला मध्यवर्ती कोऑपरेटिव बैंक होती है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल बैंक कहते हैं। अगर थाना डिस्ट्रिक्ट है तो थाना में भी डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल बैंक होती है, जिसको हम लोग थाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। रायगढ़ होगा या कोई और जिला होगा, नासिक होगा, तो हर जिले में वो एक कोऑपरेटिव बैंक होती है, जिला बैंक होती है। उसी बैंक में सारी सोसाइटियों के अकाउंट भी हुआ करते हैं। उन अकाउंट के ही खाते में इसका अनुदान सरकार की तरफ से मुहैया किया जाता है। अब इसका ब्याज कितना होता है या इसे वापस कैसे करना है? देखिए, ये सरकारी अनुदान है। इस सरकारी अनुदान को हमें कुछ सब्सिडीज भी मिलनी है और हमें कुछ रिटर्न भी करना है। इसका न्यूनतम जो ब्याज दर होता है वो 8.5% से लेकर 11% तक होता है। 11, 11.5 या 12 भी जाता है। वो निर्भर करता है आपका प्रोजेक्ट कैसा है। अगर आपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऐड करके काफ़ी अच्छी सूरत में इस प्रोजेक्ट को सबमिट किया है और आपके रिटर्न्स जाने हैं समय के अंदर, तो वो आपको इंटरेस्ट भी कम मिलता है। प्रोजेक्ट की रकम बड़ी है तो भी इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है तो एक रेंज में इसका इंटरेस्ट वर्कआउट होता है। इसके लिए सुपरविजन करने को कंस्ट्रक्शन का कैसी कैसी ज़रूरत है, कब कब पैसे लगेंगे, उसके लिए जिला मध्यवर्ती बैंक की तरफ से एक प्रतिनिधि आएंगे, वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद में जाकर आपको डेट ऑफ डिसबर्समेंट बताते जाएंगे। और उस डेट ऑफ डिसबर्समेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्लान करते हैं कि हमारे वेंडर्स को कब कैसे पेमेंट करनी है। यानी कि यहाँ काम भी हो रहा है, वहाँ पे वक्त पे पैसे भी आ रहे हैं, जो कि बिल्डर केस में किसी की गारंटी नहीं रहती, ना ही बिल्डर को पता होता है कि हमें पैसे कब आने। अब ये सरकारी अनुदान है, बिल्डिंग पूरी होने तक आप तक ये चीज़ पहुँचनी है। अब सारा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में हर सभासद को अपने अपने फ्लैट तो मिल गए, लेकिन जब हमने एक्स्ट्रा एफएसआई बनाया, हमारे हिसाब से प्लान बनाए, कुछ कमर्शियल्स भी निकाले बेचने जैसी या कुछ भाड़े पे चलने जैसी दुकानें भी बनाई हैं बिल्डिंग में, तो निश्चित तौर पर अब तक तो ये कमर्शियल था नहीं, तो सोसाइटी को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था या सोसाइटी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अब सोसाइटी के पास सोर्स ऑफ इनकम भी आ गया। इस सोर्स ऑफ इनकम में से जो भी भाड़ा आता है, जैसे कोई एक शोरूम आपने ले लिया, शोरूम का भाड़ा है समझो तकरीबन आज की तारीख में किसी भी शोरूम का भाड़ा ₹1,00,000 से तो नीचे है। आप 60% महीने का भाड़ा जो आता है वो बिल्डिंग को लिए गए अनुदान को वापस फेरने के लिए सरकार को आप भर सकते हैं। अब जब वो सरकार को आप वापस दे रहे हैं तो बैंक भी खातरी हो जाती है कि चलो ठीक है, ये सुरक्षित है, इन्हें अनुदान देना सुरक्षित है। तो इसके लिए जो अवधि दी जाती है कि जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है या जब तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एक मुकाम पर नहीं आता जहां सेल्स शुरू हो जाएगा, जिसको सेल्स स्टेप्स कहते हैं, तो सेल्स मोड में नहीं आ जाता, तब तक आपको कोई भी ईएमआई बिल्डिंग के लिए हुए अनुदान का वापस नहीं देना है। 2.5 से 3 साल का अवधि टोटली ब्लैंक रहता है और 2.5-3 साल के बाद में आपको 7.5 से 10 साल का अवधि मिलता है, जिसमें आपको ये फंड्स वापस दे देंगे। अगर आपने कमर्शियल्स बेचे तो निश्चित रूप पर एक अच्छी रकम मिल जाती है, जो आपका कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट बिल्डिंग के लिए लगा था उसके हिसाब से वो चीज़ बेची जाती है। ये था सेल्फ रीडेवलपमेंट प्लान। ये सेल्फ रीडेवलपमेंट प्लान हो सकता है ये जब जानकारी आपको मिले तो आपके काफ़ी सारे सवाल पैदा हो जाए। मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो के नीचे हमारे दिए हुए मेल आईडी पर आप आपके सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब दें। अगर आपकी सोसाइटी हमसे मिलना चाहती है तो हमें ईमेल के ज़रिए बताएं। अब निश्चित रूप से आपकी सोसाइटी में आकर आपके सारे सभासदों को सेल्फ रीडेवलपमेंट के जो आपके सवाल हैं उनके हर एक के जवाब पूरी तरह से आपको समाधान दे
इसके लिए हम कोशिश करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए और याद रखिए, सेल्फ रीडेवलपमेंट प्लान इज़ वन ऑफ द ड्रीम मेकिंग ट्रू with all your successful aims. Thank you. धन्यवाद।